नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था पहला और दूसरा चैप्टर, जिसमें चित्रकला के तत्व और इनका अपन ने ज्ञान लिया था कि और अजंता गुफा और प्रागैतिहासिक कला की कैसे क्या शुरुआत हुई, कला में कैसे क्या वृद्धिकरण हुआ। तो इस तीसरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे चित्रकला के माध्यम कैसे क्या कलर होते हैं, कैसे उनकी तकनीक होती है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। सबसे पहले आता है अपन फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं कि माध्यम माध्यम शब्द कलाकृति की आकृति का निर्माण की सामग्री है एवं पद्धति को व्यक्त करता है। तो पहली लाइन है इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये माध्यम क्या होता है। माध्यम शब्द एक कलाकृति की आकृति निर्माण की सामग्री एवं पद्धति को व्यक्त करता है। कलाकार की चित्र रचना की विधि को तकनीक कहा जाए। अब इसमें दो चीज़ों का निर्माण किया, एक तो माध्यम क्या होता है, तकनीक क्या होती है। माध्यम ये होता है कि जो सामग्री होती है अपनी, और तकनीक किस विधि से काम कर रहा है, उसे वो तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग आपको समझ में आ चुका है। फिर आते हैं प्रत्येक कलाकार की तकनीक व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत कि सबकी अपनी अपनी अलग होती है, जिससे वह सतत अभ्यास से प्राप्त करता है। कि कुछ भी वो किसी को फॉलो करके नहीं, वो कुछ अपने अंदर ही डेवलप करके कि रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करके उन प्रयोगों की, सर्कल की, इनकी वो उसका प्रयास करता है और वो कुछ अपनी एक तकनीक नहीं निकालता है। प्रत्येक कला काल के अनुसार विविध माध्यमों तथा प्रविधियों का जन्म देती है। इन सभी प्रविधियों को कलाकार विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग करता है। कि बहुत कलाकाल कि जैसे कि क्या कह सकते हैं कि अगर टाइम से टाइम इसमें माध्यम आते गए और कलाकारों ने उनके साथ प्रयोग किया और नए नए माध्यम वो अपनाते गए। कि नए नए मीडियम्स या कुछ भी चीज़ें आती गई, जैसे नए नए कलर्स टाइप्स के आते हैं, जैसे सब वाटर कलर आए, एक्रेलिक आए, ऑयल आए, गोचे आए। अभी नए नए गोचे चल रहे हैं। अभी अभी तो डायरेक्ट अभी तो ये चीज़ें चल रही कि अभी लोग कंप्यूटर में इनमें चित्र बना रहे हैं। कि जो क्या कहते हैं, एनिमेशन या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, वो स्टोरी लाइन के लिए इनमें। तो आगे चलते अपन, किसी भी रंग पदार्थ के चित्रण हेतु साधन की आवश्यकता होती है, जो माध्यम रूप से जाना जाता है। कि जो चीज़ अपनी साधन होती है उसे माध्यम के साथ किसी भी चित्र को बनाते हैं तो वो जो साधन यूज़ में आता है उसे हम माध्यम कहते हैं। प्रत्येक माध्यम की अपनी विशिष्टताएं होती है और प्रत्येक कलाकार को आत्माभिव्यक्ति हेतु अपने माध्यम के प्रयोग की विधि तथा संभावना का ज्ञान होना आवश्यक है। कला इतिहास की विवेचना से ज्ञात होता है कि कलाकार प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चित्रकार अपने समय अनुसार जो माध्यम सहज सुलभ थे उनका प्रयोग करता रहा है, और प्रागैतिहासिक काल से गुफाओं में काले, सफ़ेद एवं उपलब्ध प्राकृतिक खनिज रंगों से मध्यकाल की पच्चीकारी एक टेक्निक का नाम होती है। एक तरह की, ये भी एक माध्यम तरह की तकनीक है। एक प्रिंटिंग टाइप की कह सकते हैं। रंगीन कांच के टुकड़े और 15वीं और 16वीं शती के फ्रेस्को चित्र कि भित्ति चित्रण। आधुनिक काल के कैनवस, तेल रंग, एक्रेलिक आदि नए नए आविष्कार से कलाकार अपने भावों को इनमें द्वारा व्यक्त करता चला आ रहा है। विविध माध्यमों में अपनी एक स्वाभाविक व्यवहार एवं प्राकृतिक होती है, उसे भी कलाकार को समझना अवश्य है। कोई भी कल्पना तब तक कलाकृति में का रूप नहीं ले लेती जब तक कि कलाकार को कला माध्यमों एवं उनके प्रयोग करने का ज्ञान न हो। कि जो भी अपने एक आर्टिस्ट होते हैं उनको है ना, एक तरह के अपने माध्यम से एक क्या कह सकते, एक रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में। कि वो उसको जानते हो कि ये माध्यम कैसे क्या कैसे क्या प्रयोग करेगा, ये कैसे क्या बिहेव करेगा कलर। ठीक है, माध्यम की प्रकृति को ध्यान में रखना ही रचना का कौशल एवं रहस्य। सफल कला सृजन में माध्यमों एवं विधियों का विविध शिक्षा द्वारा संभव है। अन्यथा कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। विविध माध्यमों एवं तकनीक के अध्ययन इस अध्याय में किया जाए। इस चैप्टर में आपको आधी चीज़ें तो मैं पढ़ने से ही समझ में आ जाएगी, लेकिन जो जो कुछ चीज़ें होगी मैं उसे अंडरलाइन करा दूंगा, जिसमें आपको दिमाग में रहेगी। सबसे पहले आता है जल रंग, यानी वाटर कलर्स। वाटर कलर्स आप सब जानते होंगे वैसे तो, लेकिन इसको बता देते हैं। जल रंग एक प्रयोग मुख्य कागज़ पर किया जाता है। कि आप सब जानते हैं वाटर कलर पेपर्स, पेन इन पे या नॉर्मल पेपर्स पे भी कर सकते हैं अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो तो बना किया जाए। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त रहता है। क्या कह रखा है इसमें कि हाथ से बना कागज़ जल रंग के चित्र, कि जो हैंडमेड पेपर आते हैं वो जल रंग वाटर कलर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं अब जल रंग नहीं बोलूँगा, वाटर कलर बोलने लग जाऊँगा। जल रंग चित्रण के लिए ऐसे कागज़ की आवश्यकता होती है जो रंग को आसानी से फैलने दे और पानी को सहन कर सकते हैं। कि इनमें एक ऐसे तरह के पत्ते चाहिए होते हैं जो कि पानी को सहन कर सकें, आर पार ना जाए और पानी को फैलने दे। कागज़ पर चित्रण करने से पहले कागज़ को गीला करके किनारों पर गोंद या टेप द्वारा सतह पर चिपका दिया जाए। ये चीज़ इसलिए बता रखी है क्योंकि अगर अपन को फिनिशिंग में काम करना हो तो हम मार्जिन लेके काम करें अच्छे से। और इसमें अभी ये लाइन है कि कागज़ को पानी से पहले भिगोना पड़ता है। कि ये होती है वेट ऑन वेट टेक्निक होती है वाटर कलर्स में, जो ज़्यादातर आर्टिस्ट करते हैं। उस रंग को लगाना, फिर टेप से अपन चिपका देते हैं,
फिर उस पर रंग लगाना उचित रहता है ताकि रंग आसानी से फैल सके, कागज़ पर रंगों का धब्बे ना पड़े। इस तरह कागज़ लगाने पे कागज़ खींच जाता है और रंग लगाने पर ऊंचा नीचा भी नहीं होता। जल रंगों में पानी में घोलकर पतला लगाया जाता है जिससे रंगों में पारदर्शी प्रभाव, मतलब कि एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है। वाटर कलर इसलिए सब मीडियम से अलग है क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी है। बाकी सब में भी जैसे एक्रिलिक में ट्रांसपेरेंसी हो सकती है और बाकी सब में भी हो सकती है, लेकिन ऑयल में कभी नहीं हो सकती। ऑयल, मोम कलर, इनमें ट्रांसपेरेंट कभी नहीं होती, लेकिन वाटर कलर सबसे कुछ अलग मीडियम है जिसमें क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है। ये बात आप ध्यान रखें। जल रंगों को पानी में घोलकर पतला लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखें कि जल रंग जो होते हैं, मतलब जो वाटर कलर्स होते हैं, उनको पानी के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब पानी के साथ उपयोग में लिया जाता है। इनके लिए अपन सबसे पहले तो इनके साथ अब जो कौन से ब्रश यूज़ में आते हैं, ब्रश होते हैं जो नेचुरल हेयर ब्रश हो, जो कि मतलब कि इंसानों के बाल के हो सकते हैं या गिलहरी के बाल के हो सकते हैं, लेकिन इस किताब में दे रखा है नेवले की जाति का जानवर, मतलब कि सेबल भी एक तरह आप गिलहरी मान सकते हो यार। आजकल कृत्रिम मानव वाले ब्रश का भी प्रयोग, मतलब कृत्रिम मतलब सिंथेटिक हेयर आजकल, क्योंकि ये ब्रश बैन हो चुके हैं, लेकिन इनका पहले उपयोग में लिया जाता था। बारीक काम के लिए गोल व बड़े स्थान हेतु चपटी तुली का, मतलब फ्लैट और राउंड टाइप के ब्रश का उपयोग करता है। जल रंग की शुद्धता का ध्यान भी रखना चाहिए, समय समय पर पानी गंदा हो जाने पर बदलते रहना चाहिए। मतलब कि अपन वाटर कलर करें तो उसमें अपन को दो चीज़ें लेनी चाहिए, दो मतलब वाटर के अपन को टैंक रखने चाहिए, मतलब टैंक या पोर्ट रखने चाहिए, जिससे एक पानी जिसमें गंदा हो, एक पानी जिसमें साफ हो पानी, जिससे अपन अच्छा रख सकते। फिर आते हैं टेम्परा, मतलब कि पोस्टर कलर्स। जल रंग की तरह इसका भी संवाहक जल है, मतलब इसको भी हम जल के साथ, इसका मीडियम जल है। इसे अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। इसका मुख्य विशेषता इसकी पायस, मतलब लेई, मतलब का इसका गाढ़ापन है। ये पायस गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी, शहद, मोम, दूध आदि पदार्थ से है। मतलब ये इन चीज़ों से बनता है। टेम्परा रंग में जो गाढ़ापन आता है वो इन चीज़ों के हिसाब से आता है। पायस, गोंद, सरेस, अंडे, जर्दी, शहद, मोम, दूध आदि जिसे रंगों में मिलाया जाता है, जिससे मतलब कि कुछ रंग होते हैं जिनमें मिलाया जाता है, सूखे रंगों में मिलाकर फिर इसे अपारदर्शी रहता है, मतलब कि इससे गाढ़े रंग हो जाते हैं। इस विधि में चित्रांकन करने के लिए सुविधा रहती है। इसमें रंगों द्वारा विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसे तैयार करने में खड़िया पाउडर एक तरह का पाउडर आता है जिसमें मिला से अपन किसी भी चीज़ में या किसी एक कलर टाइप पाउडर आता है, उसको मिलाकर अपन काम कर सकते हैं, प्रयोग किया जाता है, जो आजकल पोस्टर रंग के रूप में बाजार में उपलब्ध रहता है। 15वीं शताब्दी में यूरोप चित्रकारों का प्रिय मीडियम टेम्परा था, मतलब कि जो 15वीं सेंचुरी थी उसमें जो अपने यूरोपीय कलाकार थे, यूरोप के कलाकार से ज़्यादातर लोग यहाँ पर शिके हुए हैं, तो उनका ही नाम ज़्यादातर किताबों में आता है कि प्रिय माध्यम था, मतलब वो उसमें ज़्यादा काम करते। और उनमें सबसे पहले अंडे की जर्दी इनको मिलाते थे। अंडे में से जर्दी वाला भाग सफ़ेद भाग में से सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है, फिर उसको जल रंग के लिए प्रयुक्त होने वाले पाउडर में मिलाकर पेस्ट के रूप में बना लेते हैं। मतलब कि यही वो प्रोसेस बता रहे हैं कि ये वो पोस्टर कलर कैसे बनते हैं। और इसको आप अच्छे से समझना हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, कुछ भी पुरानी वीडियो होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या। वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। संवाहक के रूप में पानी को संवाहक मतलब कि पानी के साथ ही काम करते, बिना पानी के बिल्कुल गाढ़े चलते हैं फिर ख़त्म हो जाते करते। इसके सूखी दीवार पर या कागज़ पर रेखा करने के बाद तुलिका मतलब ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। सूखने पर हल्की चमकदार झिल्ली बन जाती है। इससे चित्र में अपारदर्शी आती है, मतलब अपारदर्शिता मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है और चित्र को सुरक्षा भी देती है। अन्य विधि से गोंद या पायस मिलाकर तैयार किया जाता है। रंग में पाउडर में गोंद या सरेस भी एक तरह का गाढ़ापन लाने के लिए होता है, मिलाते। चित्र जलाधर खुरदरी दीवार, लकड़ी का बोर्ड, कागज आदि होता है जिस पर ये तैयार लेप लगा देते हैं। सूखने के बाद दूसरे रंग की उस पर ऊपर लगाकर नवीन प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कि एक तरह की ये टेक्निक बताइए कैसे क्या होता है। फिर आती है वॉश चित्रण। और आप कभी भी जल रंग में मतलब वाटर कलर में कभी भी आप मतलब कि क्या कैसे इसमें आप डिफरेंस रखना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। वाटर कलर अलग है, वॉश टेक्निक अपने इंडिया की टेक्निक है जो अलग है। इंडिया की टेक्निक नहीं, ये जापान से यहाँ से आई हुई है। फिर इंडिया वालों में बंगाल स्कूल ने इसको अपनाया था। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं। वॉश चित्रण की तकनीक बंगाल स्कूल की देन है। बंगाल स्कूल की देन तो है, लेकिन वो वहाँ से जापान से आई हुई। अविनाश टैगोर ने जापानी कला से प्रेरणा ली। मतलब कि एक पहले कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा मेरे को। वैसे जापानी चित्रण के लिए दो चित्रकार या दो आर्टिस्ट आए थे, फिर वहाँ बंगाल स्कूल में उन्होंने सिखाया। फिर इस टेक्निक को वहाँ से बहुत महत्वपूर्णता मिली। लेकिन अभी भी इस टेक्निक की इतनी हार्ड टेक्निक है कि ये वाटर कलर से भी हार्ड टेक्निक कह सकते हैं इसको, वॉश टेक्निक को, क्योंकि इसमें पानी को बार बार उस पेज पे लगाया जाता है और बार बार उसको चित्र को धुंधला रख के फिर रेखांकन मतलब कि उसको
काउंटर लाइन और ऐसे कलर उसे बनाया जाता है। तो ये टेक्निक बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल टेक्निक है, इसको कम लोग ही कर पाते। इसका संवाहक जल है, इसका भी संवाहक मतलब जल है। वॉश का मतलब वाटर हो सकता है, तो वाटर का मतलब जल। इस माध्यम में धरातल हेतु अंग्रेजी वाइट मैन, ये बात ध्यान रखना, अंग्रेजी वाइट मैन तरह के कागज़ आते हैं। आजकल तो क्या पता नाम आया, अलग नाम होता होगा, कंपनी का नाम है। फिर श्वेत कार्ट्रेज पेपर भी आते हैं, कार्ट्रेज पेपर होते हैं, उस पर भी काम कर सकते हैं, वाटर कलर पर भी काम कर सकते हैं, पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। चित्रकार चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम चित्र की आकृतियों को लाल रंग की रेखाओं से अंकित करता है। फिर ये थोड़े आप चित्र अगर देखोगे वॉश टेक्निक के, तो आपको एक तरह के मिनिएचर पेंटिंग जैसे दिखेंगे, लेकिन वो वॉश चित्रण के, क्योंकि उनका उसको अपन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होगा वो धुंधला नजर आएगा अपन को। ठीक है, अंकित करता है। फिर चित्र को पानी में भिगोकर समतल बोर्ड पर सुखाकर चित्र की सीमाएं रेखाओं को स्थायी कर लेता है। इसके पश्चात चित्र में विभिन्न भागों में रंग भर दिया जाता है। कागज को पुनः पानी में भिगोकर सपाट पट पर सुखाकर चित्र की रंगों में स्थायी कर दिया जाता है, जिससे कि ऊपर से ही रंग की सपाट वॉश लगाने पर यह कागज को से छूट ना जाए। इसके क्रिया के पश्चात वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक या अनेक रंगों के संपूर्ण चित्र के ऊपर पारदर्शी ढंग से बहा दिया जाता है या वॉश लगा दी जाती है। कुल मिला के पानी में भिगोते हैं, बार बार जब भी कलर लगाते हो उसके बाद वो कलर को पानी में भिगोते हैं, जिससे कि उसमें धुंधलापन आ जाए। इससे संपूर्ण चित्र में धूमिल वातावरण प्रभाव है, मतलब कि धुंधला प्रभाव। इसके पश्चात चित्र की आकृतियों को उभारने के लिए रेखांकन को पुनः कथई या किसी अन्य रंग उभार दिया जाता है। आकृतियों में डोल लगाने के लिए छाया तथा प्रकाश की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये आप चित्र देख सकते हो, ये नंदलाल बोस का चित्र है। हाँ, ये नंदलाल बोस का चित्र है। ये वास्ट टेक्निक में आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना मतलब कि ब्लर टाइप है। फिर जाके इसको थोड़ा मिनिएचर टाइप काम कर रखा है, ऐसे समझ में आ रहा है अपन को। ये नंदलाल बोस का चित्र है। तो ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, फिर अगली वीडियो में बात करेंगे तेल चित्रण की, मतलब ऑयल पेंटिंग्स की। थैंक यू।